नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुजी 4.0 पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग आपके लिए डेली करंट अफेयर्स के क्लासेस लेकर के आ रहे हैं, जो कि आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम्स लाइक वीडियो एग्ज़ाम जो कि नवंबर में होने वाला है, उसके बाद PSI का एग्ज़ाम, उसके बाद फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड का जो राजस्थान में एग्ज़ाम आने वाला है, और भी जितने वनडे एग्ज़ाम्स है उनकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। 15 से 20 मिनट, जिसको भी अगर आप 2x की स्पीड में देखेंगे तो मुश्किल से 10 से 12 मिनट में आप लोग क्या कर सकते हैं, डेली करंट अफेयर्स देख सकते हैं। और हम यहाँ केवल आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि आपको क्लास में ही हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज 19 सितंबर है, तो आज का करंट अफेयर्स हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो भी हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं उसका आपको PDF चाहिए, तो गुरुजी फॉर एग्ज़ाम के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर हम लोग डेली क्या है, फ्री PDF डालते हैं आपके लिए, तो वहाँ से आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला सवाल, तो पहला सवाल है, सोलह सितंबर को मनाए गए विश्व ओजोन दिवस 2025 का विषय क्या है या थीम क्या है। आपको पता है 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस। ओजोन क्या होता है, हमारे जो वायुमंडल है उसमें एक परत है, ओजोन परत, जो क्या करती है, जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको क्या होता है, आने से रोकती है पृथ्वी के वायुमंडल में। क्यों? क्योंकि वो जो पराबैंगनी किरणें होती है वो क्या होती है, कैंसर का कारण बनती है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण परत है। अब है कि इस बार की थीम क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, जो थीम है इस बार की वो है फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। क्या है थीम? फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। आपका C ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। याद रखना, थीम इम्पोर्टेंट है। या तो आपको सवाल पूछेगा कि भाई ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, सिंपल अगर सवाल पूछना होगा उसको तो 16 सितंबर हो गया। लेकिन अगर थोड़ा सा हार्ड करना चाहेगा सवाल को तो क्या पूछ सकता है आपसे, थीम पूछ सकता है। तो याद रखना, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, आप इमेज में भी देख सकते हैं, है ना। चलिए अगला सवाल, 2025 में सीनियर पुरुष 1000 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का पहला कौन सा खेल है, स्पीड स्केटिंग। तो भारत का जो खिलाड़ी है वो क्या बन गया है दोस्तों, विश्व चैंपियन बन गया है। कौन से गेम में बन गया है, स्पीड स्केटिंग में। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, इनका नाम क्या है, आनंद कुमार वेल कुमार। क्या नाम है, आनंद कुमार वेल कुमार। फर्स्ट इंडियन टू विन ए मेडल इन रोलर स्केटिंग एट द वर्ल्ड गेम्स। जो रोलर स्केटिंग गेम है उसके अंदर इन्होंने क्या जीत लिया है, इन्होंने जीत लिया है गोल्ड मेडल पहली बार, और ये पहले भारतीय हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आनंद कुमार वेल कुमार। ठीक है, ये फोटो किसने लगा रखी है, साई ने लगा रखी है। किसने लगा रखी है, साई। साई क्या है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखना। आगे चलो, अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित यानी कि AI आधारित क्या किया है, कैबिनेट मिनिस्टर नियुक्त किया है। मतलब अब AI जो है वो कहाँ तक पहुँच गया है, कैबिनेट मिनिस्टर के पद तक भी पहुँच गया है। और वो समय दूर नहीं है जब क्या होगा, जो ये AI के जो रोबोट है वही दुनिया को क्या होंगे, चलाएंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर जिन्होंने AI की खोज की है वो लोग भी ये संभावित खतरा बता चुके हैं कि एक दिन जो है वो AI है मनुष्यों को टेक ओवर कर लेगा। यानी हमारे ऊपर राज कौन करेगा, फिर AI और रोबोट्स हमारे ऊपर राज करेंगे। इसलिए अभी भी समय है, हमें संभल जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये AI बेस्ड जो क्या है, मिनिस्टर हैं। ठीक है, और ये कौन से देश ने ऐसा महान काम किया है, तो किया है अल्बानिया ने। कौन से देश ने किया है ये काम, अल्बानिया ने किया है, याद रखना, अल्बानिया, है ना, अल्बानिया कैबिनेट मिनिस्टर। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका नाम क्या रखा गया है ना। आप लोग अगर आपको पता हो तो आप बताइए, अगर नहीं पता हो तो पता करके आप लोग कमेंट करना, क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको याद होनी चाहिए कि इसका नाम क्या है। देखो, सवाल पूछने का तरीका क्या होता है,
एग्जामिनर अगर सिंपल सवाल पूछना चाहता है तो वो आपको, सवाल एक्चुअल में हार्ड नहीं होता है, हार्ड क्या होते हैं, ऑप्शन हार्ड होते हैं, है ना। चलो इसके बारे में फिर बात करेंगे। अगला सवाल देखते हैं उससे पहले कि हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन, ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो किताब है वो किसके बारे में बात करती है, उत्तर दक्षिण के डिवाइड के बारे में बात करती है। भारत में जो उत्तर और दक्षिण, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के अंदर जो डिवाइड है उसके बारे में बात करती है। और इस किताब के लेखक कौन है, रवि के मिश्रा। इसके लेखक कौन है, रवि के मिश्रा, ये इसके लेखक है। एक और किताब है जो कि इम्पोर्टेंट है, कंपेयरिंग इंडिया एंड चाइना, और ये किताब किसने लिखी है, कांति वाजपेयी ने। किसने लिखी है, कांति वाजपेयी ने। कांति वाजपेयी ने कौन सी किताब लिखी है, इन्होंने लिखी है कंपेयरिंग इंडिया एंड चाइना, है ना। भारत और चाइना को इन्होंने क्या किया है, कंपेयर किया है। इसके बाद एक किताब है कैपिटल एंड लेबर रीडिफाइंड, है ना। ये भारत और जो तीसरा विश्व है उसके बारे में लिखी है, और ये किताब किसने लिखी है, अमीय बागची ने लिखी है। किसने लिखी है, अमीय बागची ने लिखी है। और एक किताब है द वर्ड ऑफ थॉट, द वर्ड ऑफ थॉट, ये किताब किसने लिखी है दोस्तों, प्रदीप बसु ने लिखी है। तो मैं आपके लिए चारों ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन दिए हुए थे, हम चारों ऑप्शन, चारों लेखकों के नाम हैं और उनकी किताबें आपके सामने हैं। इमेज मैं आपके लिए इसलिए लेकर के आता हूँ क्योंकि इमेज जो होती है वो शब्दों की बजाय 1000 गुना ज़्यादा याद रहती है, इसलिए मैं आपके लिए क्या लेकर के आता हूँ, इमेज लेकर के आता हूँ। तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया रवि के मिश्रा, रवि के मिश्रा, याद रखना। आगे चलो, अगला सवाल, हाल ही में किस संगठन ने भारत के दूर दराज के इलाकों में मोबाइल सेवाओं को और अधिक सुलभ और किफ़ायती बनाने के लिए किसके साथ, BSNL के साथ क्या किया है, साझेदारी की है। अब आप देखो, ये सवाल मैं आपको जब बताता हूँ थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि दूर दराज के इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, तो ट्राई हो सकता है क्या आंसर। ट्राई का तो आपको पता है जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है हमारी। तो ट्राई का काम तो क्या है, पूरा जितना भी टेलीकॉम सेक्टर है उसके ऊपर कंट्रोल कौन रखता है, ट्राई रखता है। नाबार्ड का काम क्या है, नाबार्ड जो है वो आपको पता है कृषि और कृषि ऋण से संबंधित काम करता है। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इस जो तरीके को मैं अपना रहा हूँ इस सवाल में उसको क्या बोलते हैं, रिजेक्शन मेथड, और ये बहुत ही काम आता है आपके एग्जाम में, है ना। तो रिजेक्शन मेथड मैंने 2 काट दिए, यानी कि अब या तो ये आंसर है या ये आंसर है। तो वोडाफोन आइडिया और इंडिया पोस्ट, आप एक बात बताओ, BSNL खुद एक नेटवर्क प्रोवाइडर है, वोडाफोन आइडिया भी VI जो है वो भी क्या है, एक नेटवर्क प्रोवाइडर है। तो ये MOU इसके साथ करेगा क्या, नहीं। तो यानी ये ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। यानी सही आंसर क्या है, इंडिया पोस्ट, जो हमारी जो पोस्टल है, इंडियन पोस्टल सर्विस है। तो ये देखो आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हो, जो BSNL है और जो भारतीय डाक इंडियन पोस्टल है उनके बीच में क्या हुआ है, MOU हुआ है। किस चीज़ के लिए हुआ है, भारत के दूर दराज के इलाकों में मोबाइल सेवाओं को क्या बनाना है, सुलभ और किफ़ायती, यानी कि कम पैसे में और आसानी से क्या मिल सके, इंटरनेट की सुविधा मिल सके, जो रिमोट एरिया हैं, ग्रामीण जो दूर दराज के इलाके हैं। आगे चलिए, अगला सवाल आप देख सकते हैं, किस संगठन ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स 2025 के अंतर्गत एक नई श्रेणी की घोषणा की है। यानी इससे क्या चीज़ पता चली आपको कि ये जो संगठन है ना, यही कौन से पुरस्कार बांट रहा है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन जो अवार्ड है ये बांट रहा है। तो अब आपको बताना है कि एक नई श्रेणी कौन सी बनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो अवार्ड है ये कौन देता है, सवाल पूछना चाहता है ये। तो इसका सही आंसर होगा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। यहाँ पर आप इसका लोगो भी देख सकते हैं, BEE, है ना, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। और इसका टैग लाइन क्या है, ऊर्जा जीवन है, संरक्षण करें। तो इन्होंने जो नई श्रेणी जोड़ी है दोस्तों, उसका नई श्रेणी का क्या नाम है, ये नाम है। ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है। जैसे इसको अगर वो स्टेटमेंट बेस्ड में पूछेगा तो आपको पूछ देगा कि भाई ये इस संगठन के द्वारा लाई गई है, ये पुरस्कार 2025 में दिए गए हैं और ये एक नई कैटेगरी जोड़ी गई है। कैटेगरी का नाम क्या है, कंटेंट क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर। कंटेंट क्रिएटर एंड इन्फ्लुएंसर, ये एक नई श्रेणी जोड़ी हुई है, किसमें, नेशनल
एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल, हाल ही में हैदराबाद मुक्ति दिवस, हैदराबाद लिबरेशन डे सितंबर 2025 को किस दिन मनाया गया? तो आपको पता है 16 सितंबर को हमने अभी पहला सवाल देखा था, क्या था? ओजोन दिवस था। और 17 सितंबर को क्या मनाया गया? हैदराबाद का मुक्ति दिवस। आपको पता होगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो अधिकतर जो रियासतें थी वो क्या हो गई थी? विलय के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन 3 रियासतों का जो विलय है वो थोड़ा मुश्किल से हुआ था। उसमें एक तो जम्मू कश्मीर की रियासत थी, एक जूनागढ़ की रियासत थी और एक हैदराबाद की रियासत थी। हैदराबाद में उस समय किसका शासन था? तो हैदराबाद में उस समय था निज़ाम का शासन। ठीक है, अब हुआ क्या कि निज़ाम ने पहले तो कुछ क्लियर किया नहीं कि भाई मैं क्या करने वाला हूँ, फिर बोला कि स्वतंत्र रहने वाला हूँ, और बाद में उसने क्या प्रयास किया? पाकिस्तान से मिलने का प्रयास किया। और उन्होंने क्या बना ली? 2 लाख मुस्लिम रजाकारों की क्या बना ली? वहाँ पर एक सेना बना ली और उन्होंने मतलब वहाँ पर मार काट करना शुरू कर दिया। तब तत्कालीन जो हमारे गृह मंत्री थे, कौन थे? सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। इन्होंने फिर क्या किया? यहाँ पर कार्रवाई शुरू की। और कार्रवाई करने के लिए किसको भेजा? मेजर जनरल जयंत नाथ चौधरी, JN चौधरी। ये आप फोटो देख सकते हैं, मेजर जनरल JN चौधरी। और 14 सितंबर को हुआ ये शुरू, और 18 सितंबर को क्या कर दिया इन्होंने? सरेंडर कर दिया। ये तो जो रजाकारों की जो आर्मी थी उसका जो मेजर जनरल था सैयद अहमद अल, इसने क्या कर दिया? भारत के जो मेजर जनरल चौधरी थे उनके सामने क्या कर दिया? समर्पण कर दिया। और ये जो थे ना निज़ाम, ये निज़ाम थे, मतलब निज़ाम साहब अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में थे, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन अंत में क्या हो गया? सरदार पटेल ने इनको मना लिया। और देखो फिर क्या कर रहे हैं? ये हाथ जोड़ रहे हैं कि अब तो हो गई हमारी गलती, मुझे जाने दो। कहाँ पर? पाकिस्तान में। ठीक है, तो वहाँ जाने से पहले क्या करके गए थे? ये हाथ जोड़ करके गए थे। ठीक है, यहाँ पर और भी आप देख सकते हैं ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो इसका नाम क्यों रखा गया? तो इसके पीछे भी एक कारण है। एक्चुअल में क्या था कि जो हैदराबाद की जो रियासत थी वो बहुत, मतलब उस समय की जितनी भी रियासतें थी उसमें सबसे अधिक समृद्ध रियासत थी। और उस ज़माने में वहाँ पे क्या थे? 16 या 17 पोलो के ग्राउंड हुआ करते थे, और पोलो गेम बहुत फेमस हुआ करता था वहाँ। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? ऑपरेशन पोलो, ए मिलिट्री एक्शन टेकन बाय द इंडियन आर्मी September 17, 1948, और दैट एंडेड द रूल ऑफ निज़ाम मीर ओस्मान। इसका क्या नाम था? निज़ाम मीर उस्मान अली खान। ये इतना बड़ा इनका नाम था। और फिर इनको क्या कर दिया? हैदराबाद को किसमें मिला लिया? इंडियन यूनियन के अंदर मिला लिया गया। तो ये था हैदराबाद लिबरेशन डे के बारे में कुछ जानकारी। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगला सवाल, इंस्पायर अवार्ड 2025 के लिए सर्वाधिक नवीन विचार प्रस्तुत करने में देश में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कौन से ज़िले को इंस्पायर अवार्ड 2025 दिया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है मुजफ्फरपुर। और ये मुजफ्फरपुर कहाँ पर है? बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। और बिहार के जो 2 ज़िले हैं वो टॉप 10 में आए हैं। तो ये तो क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। एक 6ठे नंबर पे हो रहा है बिहार का ज़िला, उसका नाम है वैशाली। कौन सा ज़िला है? वैशाली। तो आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर बिहार। फिर सेकंड नंबर पे जो है वो बेंगलोर आया है। थर्ड नंबर पे आया है बागलकोट, ये कर्नाटक में है। और चौथे नंबर पे कौन है? राजस्थान है। तो राजस्थान वाले ध्यान रखें, ये कौन से नंबर पे आया है? हमारा जयपुर चौथे नंबर पे आया है। किस में आया है चौथे नंबर पे? इंस्पायर अवार्ड 2025। अगला सवाल, अगला सवाल, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार 10 भूतापीय क्षेत्रों में 381 जो गर्म झरने हैं उनकी जो संभावित क्षमता है वो कितने मेगावाट है? तो आपको बता दूं मैं कि अभी हाल ही में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE। उसने क्या जारी की है? नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी। तो ये अपने आप में एक सवाल है, नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल
कब लागू की गई है, तो आप डेट देख सकते हैं 15 सितंबर 2025। इम्पोर्टेंट लगा लेना इस सवाल को, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी कब लागू की गई, 15 सितंबर 2025 को लागू की गई। और कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE। तो याद रखना। और इसका जो सही आंसर इसी के तहत इस पॉलिसी में बताया गया है कि जो 10 हमारे जो भूतापीय क्षेत्र हैं वहाँ के जो चिन्हित कितने झरने हैं 381, वहाँ की जो कुल संभावित क्षमता वो कितनी बताई गई है 10,600 मेगावाट। तो ये क्या है, एक रिन्यूएबल एनर्जी का, एक रिन्यूएबल एनर्जी का एक तरीका है कि जो ज़मीन के अंदर जो भूतापीय ऊर्जा होती है उससे क्या बनाएंगे हम, एनर्जी बनाएंगे। तो एक तो कौन सी ऊर्जा हो गई, भूतापीय ऊर्जा। और क्या क्या तरीका होता है जो हम रिन्यूएबल एनर्जी, एक सबसे इम्पोर्टेंट हो गई वो कौन सी होती है, सौर ऊर्जा। उसके अलावा पवन ऊर्जा, कौन सी, पवन ऊर्जा। उसके अलावा बायोमास ऊर्जा, कौन सी, बायोमास। तो ये सारी क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी हैं। और ये जो पॉलिसी है ये याद रखना आप, नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी। अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने GI टैग वाली फसल को बढ़ावा देने के लिए सिरा राखोंग हथेई मिर्च, तो आप एक चीज़ तो समझ लो कि इसको क्या मिला हुआ है, GI टैग मिला हुआ है। कौन सी मिर्च है ये, हथेई मिर्च। कौन सी मिर्च है, हथेई मिर्च। तो ये जो महोत्सव है ये कहाँ पर मनाया गया है, तो ये महोत्सव मनाया गया है मणिपुर में। और ये जो GI टैग है वो भी किसका है, मणिपुर का है। कौन सी मिर्च है, हथेई मिर्च है। ये देखो इस तरह की लंबी लंबी मिर्च आती है, आप देख सकते हैं इमेज में। तो इसको क्या मिला हुआ है, GI टैग भी मिला हुआ है। चलो, तो ये सवाल तो थे हमारे करंट अफेयर्स के। अब कुछ सवाल हम देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस के। तो शुरू करें। पहला सवाल, स्पीड स्केटिंग, अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था, 2-3 स्लाइड पहले। तो स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती, आनंद कुमार वेल कुमार ने जीती। और क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता। उसी के संदर्भ में हमें बताएं कि किस देश को आधुनिक फिगर स्केटिंग का जन्म स्थान माना जाता है। तो आपको पता है ये ऐसी जो चीज़ें हैं ये कौन शुरू करता है जनरली, तो इंग्लैंड शुरू करता है। क्यों, क्योंकि उस ज़माने में जो 1910 1920 का जो ज़माना था, उस ज़माने में क्या था, पूरे यूरोप में, पहली बात तो यूरोप का ही पूरे मान लो कि आप बाकी विश्व पे राज था। और उसमें से भी खासकर जो कौन था, UK वगैरह जो देश थे। तो इसका जन्म कहाँ हुआ, इंग्लैंड में हुआ। ये हमारे जो इस तरह से होती है, देखो ये है ना, फिगर स्केटिंग इस तरह से होती है। इस तरह से 1000 मीटर की जो दौड़ हुई थी उसमें जो हमारे भारत के खिलाड़ी आप देख पा रहे हैं, इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। अगला सवाल, विश्व बांस दिवस वर्ल्ड बैम्बू डे कब मनाया गया, 18 सितंबर को। अपने आप में एक सवाल है कि बैम्बू डे कब मनाया जाता है, 18 सितंबर को मनाया जाता है। बैम्बू को क्या बोलते हैं, बांस बोलते हैं। ठीक है, विश्व बांस दिवस। बांस को गरीब आदमी की लकड़ी भी कहा जाता है, पहला कथन। दूसरा ये बोल रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। देखो ये चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है एग्जाम में, है ना। और कभी कभी क्या करते थे हम लोग, ये पढ़ने में क्या कर जाते हैं, लापरवाही। और हम लोग इसको अगर मैंने पढ़ लिया कौन सा कथन सत्य है, तो मेरे को तो लग रहा है पहला कथन ही सत्य है। और मैं क्या करके आ जाऊँगा, ऑप्शन A टिक करके आ जाऊँगा, जो क्या हो जाएगा, गलत। क्या बोल रहा है, असत्य है, यानी कि एक कथन इनमें से असत्य है। दूसरा कथन है कि बांस कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने की, जो बांस की कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने की क्षमता होती है वो अन्य वृक्षों से क्या होती है, कम होती है। तो ये बात सही है क्या, कि जो बांस है वो कम कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है ना ये बात, तो कि हम मनुष्य क्या करते हैं या और जो जीव जंतु है वो क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जबकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ये बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेने की क्षमता कम होती है बांस की। तो ये क्या है, गलत कथन है। क्या है ये, गलत कथन है। क्यों, क्योंकि ये उल्टा होता है। ज़्यादातर जितने भी पेड़ होते हैं, ज़्यादातर पेड़ों से जो बांस की जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो अवशोषित करने की क्षमता होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ज़्यादातर पेड़ों से
अधिक होती है। ठीक है, यानी कि ये कथन हो गया हमारा गलत। लेकिन एग्ज़ाम में कभी भी ऐसा नहीं करना। एग्ज़ाम में हमेशा चारों ऑप्शन आपको पढ़ने हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ चीज़ें गलत समझ में आ जाते हैं, इसलिए बाकी के दो ऑप्शन पढ़ना भी ज़रूरी होता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बांस उत्पादों से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, तो ये बात क्या है, सही है और देखने में भी सही लग रही है, सामान्य सी बात है। बांस का उपयोग भवन निर्माण, कागज, फर्नीचर तथा वस्त्र उद्योग में किया जाता है, तो ये बात भी क्या है, सही है ना। जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ क्या होता है, लकड़ी से क्या बनाए जाते हैं, मकान बनाए जाते हैं, और खासकर कौन सी लकड़ी का यूज़ होता है, बांस की लकड़ी का यूज़ होता है। ये आप देख सकते हैं, बांस इतने लंबे लंबे भी बांस के पेड़ होते हैं, है ना, ये बांस के पेड़ है। अगला सवाल, वैज्ञानिकों ने नवजात ब्लैक होल, यानी कि जो जैसे ब्लैक होल बनता है तो उसको क्या बोला जाता है, नवजात ब्लैक होल की जन्म प्रेरित गति, उसको क्या बोलते हैं, नेटल किक को मापा। अब सवाल क्या है कि ब्लैक होल के संदर्भ में हमें बताएं कि जिन्होंने पहली बार ब्लैक होल के बारे में सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत दिया, है ना, और ब्लैक होल की अवधारणा की क्या की, भविष्यवाणी की। यानी सवाल क्या पूछना चाह रहा है आपसे, सवाल ये पूछना चाह रहा है कि किसने सबसे पहले ब्लैक होल की अवधारणा दी, और अवधारणा को नाम क्या दिया, सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत। तो ये बहुत महान वैज्ञानिक है हमारे इतिहास के, और उनका नाम क्या है, उनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। क्या नाम है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये देखो इस तरह से जो नेटल किक होता है ना, ये इस तरह से जो ब्लैक होल की शुरुआत होती है तब इस तरह से होता है। ब्लैक होल आपको पता है कि पूरी क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्व करता है, सूर्य के प्रकाश को भी पूरा का पूरा वो क्या कर सकता है, अवशोषित कर सकता है। हालांकि इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा खोज नहीं हुई है, अभी भी वैज्ञानिक क्या है, ब्लैक होल के बारे में कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। देखो ब्लैक होल का सिद्धांत का जो श्रेय मुख्य रूप से किसको दिया जाता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को दिया जाता है, जिन्होंने 1916 में सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के माध्यम से क्या किया था, ब्लैक होल की भविष्यवाणी की थी। हालांकि एक और वैज्ञानिक आए 1916 में ही, कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड, उन्होंने क्या किया, 1916 में जो आइंस्टाइन के समीकरण थे उनको क्या किया, हल किया और विशिष्ट समाधान प्रदान किया। मतलब इस जो थ्योरी थी अल्बर्ट आइंस्टाइन की, उसको और उन्होंने क्या कर दिया, इनरिचमेंट कर दिया उसमें। 1930 के दशक में भारतीय मूल के वैज्ञानिक, क्या नाम है, एस चंद्रशेखर ने साबित किया कि विशाल तारे ईंधन समाप्त होने के बाद ढह सकते हैं, जिससे ब्लैक होल का क्या होता है, निर्माण होता है। और बाद में जो अंत में जो स्टीफन हॉकिंग्स हैं, उन्होंने ब्लैक होल के बारे में और महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, जैसे कि हॉकिंग्स विकिरण। तो ये कुछ जानकारी थी आपके लिए ब्लैक होल के बारे में। आशा करता हूँ आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि ये आपकी जो और जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे आरएस का एग्ज़ाम हो गया है, यूपीएससी के एग्ज़ाम में ये कुछ चीज़ें होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल, जस्टिस एम सुंदर ने मणिपुर उच्च न्यायालय के 10वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तो एक तो यही सवाल हो गया, एम सुंदर ने कहाँ के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, तो वह मणिपुर। और ये कौन से नंबर के थे, 10वें नंबर के थे। सवाल क्या है, मणिपुर उच्च न्यायालय के संदर्भ में हमें बताएं कि 2013 में एक अलग उच्च न्यायालय बनने से पहले मणिपुर उच्च न्यायालय कौन से न्यायालय की एक बेंच के रूप में काम करता था। यानी कि 2013 से पहले मणिपुर उच्च न्यायालय वो जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता था। उससे पहले क्या था, ये एक बेंच के रूप में काम करता था। और कहाँ की बेंच थी ये, तो ये थी गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है उसकी एक बेंच के रूप में काम करता था, जो कहाँ पर होती थी, बेंच इम्फाल में हुआ करती थी। द मणिपुर हाई कोर्ट वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन March 25, 2013 एज ए सेपरेट जुडिशियल बॉडी फॉर द स्टेट आफ्टर द एक कौन सा एक्ट आया था, नॉर्थ ईस्ट एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1917, उसके तहत क्या किया गया, इसको स्थापित किया गया। और पहले ये जो बेंच थी वो कहाँ पर हुआ करती थी, इम्फाल में हुआ करती थी, इम्फाल बेंच ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो ये आप देख सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हम प्रयास करते हैं कि आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हर सवाल में लेकर के आएँ, ताकि आपको 360 व्यू मिले किसी भी सवाल का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अगला सवाल,
FOK विवेकानंद गुप्ता का चयन वर्ल्ड बैंक मिल्केन PFFM कार्यक्रम के लिए हुआ है। ये तो एक हमने क्या बता दिया आपको, एक फैक्ट बता दिया। अब हम है सवाल क्या है कि EPFO के संदर्भ में बताइए कि 2025 तक किसी भी प्रतिष्ठान में EPF कवरेज के लिए न्यूनतम कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि EPF क्या होता है। जो होता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। ये देखो आप, भारत सरकार की ये एक संस्था है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसको क्या नाम दिया जाता है, EPFO। यानी कि क्या होता है कि जितने भी कर्मचारी होते हैं किसी संस्था में, उन कर्मचारियों का जो सैलरी होती है उसका कुछ हिस्सा प्रोविडेंट फंड के रूप में क्या किया जाता है, जमा किया जाता है। ये स्वैच्छिक होता है, एक मिनिमम अमाउंट तय कर दिया जाता है कि इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए, और उससे ज़्यादा अगर आप चाहें तो हर महीने का अपना PF कटवा सकते हैं। सवाल क्या है, सवाल ये है कि ये जो PF वाली व्यवस्था है वो होने के लिए मिनिमम कितने कर्मचारी होंगे, तब ये क्या हो जाएगी, मैंडेटरी हो जाएगी। तो ये इसका सही आंसर है 20 कर्मचारी। यानी अगर किसी भी संस्था में 20 या उससे अधिक कर्मचारी हैं तो वो उनका जो PF काटा जाएगा, और अंत में जब उनकी सर्विस पूरी होगी तो उनको पूरा PF का पैसा ब्याज के समेत वापस दिया जाएगा। PF के ऊपर ब्याज कौन तय करता है, भारत सरकार तय करती है। चलिए अगला सवाल, ये एक्चुअली है CENS। ये क्या है, CENS बेंगलुरु लिथियम आयन बैटरी के लिए एक सुरक्षित स्थायी विकल्प के रूप में लचीली यानी कि फ्लेक्सिबल जलीय एल्यूमिनियम आयन बैटरी विकसित कर रहा है। जो CENS है वो क्या कर रहा है, एक बैटरी बना रहा है जो कि क्या होगी, फ्लेक्सिबल होगी, ज़्यादा एनर्जी इफिशिएंट होगी, और उसमें किसका यूज किया जाएगा, एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाएगा। एल्यूमिनियम आयन बैटरी के प्रदर्शन और अनुप्रयोगों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ की फीचर्स लिख करके लाया हूँ। कौन सी बैटरी के, एल्यूमिनियम आयन बैटरी के। कौन सी बैटरी के, एल्यूमिनियम आयन बैटरी के। देखो इसके जो की फीचर्स है, पहला की फीचर क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी। दिस बैटरी इज डिजाइन टू बैंड एंड फोल्ड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स परफॉर्मेंस। यानी कि ये जो बैटरी है इसको किसी भी तरीके से क्या किया जाता है, फोल्ड किया जा सकता है, तो इससे उसकी क्या होगी, कोई भी इसकी परफॉर्मेंस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। ड्यूरेबिलिटी, इट डेमोन्स्ट्रेट्स स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबिलिटी रिटेनिंग ओवर 96% ऑफ इट्स कैपेसिटी आफ्टर 150 चार्ज डिस्चार्ज साइकिल। यानी कि इसमें क्या है कि 150 साइकिल के बाद भी इसकी कैपेसिटी कितने बचेगी, 96% इसकी बैटरी लाइफ बचेगी। सेफ्टी क्या है कि एक तो इसमें एल्यूमिनियम यूज़ हो रहा है जो कि एक सेफर अल्टरनेटिव है किसका, जो हमारी ट्रेडिशनल लिथियम आयन बैटरी होती है। ठीक है, अब रिसर्च फ्रॉम द अब देखो जो CENS है ना, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस, ये कहाँ पर स्थित है, बेंगलोर में स्थित है। तो CENS और IISc बेंगलोर, इन्होंने मिलकर के क्या किया है, हैज़ डेवलप्ड ए नोवल बैटरी टेक्नोलॉजी दैट कुड सर्व एज द अल्टरनेटिव टू लिथियम आयन बैटरी। और इसको कहाँ यूज़ करेंगे, फ़ोन में यूज़ करेंगे, लैपटॉप में यूज़ करेंगे, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनके अंदर इसको यूज किया जाएगा। एंड वियरेबल्स, जो हम हाथ में घड़ी वगैरह पहनते हैं ना, उसमें इस बैटरी का यूज़ किया जाएगा। अब सवाल अब आपके समझ में आ जाएगा, हमने आंसर यहीं पर देख लिया है। देखो बैटरी तब भी कार्य कर सकती है जब झुकना या कागज़ की तरह इसको मोड़ दिया जाए। तो ये चीज़ हमने देख ली यहाँ पे। इसको हम क्या कर सकते हैं, बैंड कर सकते हैं। यह स्मार्टफोन, वियरेबल और सुरक्षित EV व्हीकल में उपयोग करने की जा सकती है। तो ये भी क्या हो गया, सही आंसर हो गया। इसकी चक्र स्थिरता AI आयनों को के तेज़ी से प्रसार के कारण असीमित है। यानी कि जो ये साइकिल्स की बात की ना हमने यहाँ पे, चार्ज डिस्चार्ज साइकिल, तो असीमित नहीं है, लेकिन ये क्या है, लिथियम आयन बैटरी की तुलना में बहुत ज़्यादा है, लेकिन असीमित नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, असीमित लिखा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि हमारा जो आंसर हो गया वो क्या आ गया, केवल 1 और 2। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। एक बार अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है साइंस एंड टेक का। अगला सवाल, असम के तिनसुकिया में मोरेन समुदाय ने अनुसूचित जनजाति की स्थिति
यानी कि एसटी का जो है स्टेटस प्राप्त करने के लिए क्या किया है, आर्थिक नाकाबंदी शुरू की है। अब एक ये भी एक अलग शब्द है आर्थिक नाकाबंदी। कैसे करते हैं आर्थिक नाकाबंदी? पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए नाकाबंदी क्या होता है। तो आपने सुना होगा या फिल्मों में भी देखा होगा कि जब कोई अपराधी भाग जाता है तो पुलिस क्या करती है, सामान्यतः क्या करती है, नाकाबंदी करती है। पुलिस क्या करती है, नाकाबंदी करती है। उसके तहत क्या करती है पुलिस, बैरिकेड्स लगा कर क्या करती है, गाड़ियों को रोकती है। ठीक है। अब हो गया आर्थिक नाकाबंदी। तो आर्थिक नाकाबंदी में क्या करते हैं ये लोग, ये क्या करेंगे कि जितने भी प्राइवेट व्हीकल्स हैं, क्या है, प्राइवेट व्हीकल्स हैं, उनको क्या करने देंगे, ये उनको जाने देंगे। लेकिन जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको क्या कर देंगे, रोक देंगे, उनको आगे नहीं जाने देंगे। इससे क्या होगा, आर्थिक नुकसान होगा, है ना। तो यही किया गया है कहाँ पर, असम के तिनसुकिया में। किसके द्वारा किया गया है, मोरेन समुदाय के द्वारा किया गया है। अब है सवाल मोरेन समुदाय के बारे में। ये आप देख सकते हो, जो ये मोरेन समुदाय के लोग हैं उनको आप देख सकते हो। ये असम की काफ़ी पुरानी ये जनजाति है, लेकिन अभी तक इसको क्या प्राप्त नहीं है, जनजाति का जो है वो स्टेटस प्राप्त नहीं है। अब सवाल है कि मोरेन समुदाय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखो पहला कथन क्या है कि मोरेन समुदाय असम का एक आदिवासी जनजाति है जो अहोम शासन से पहले एक स्वतंत्र राज्य था। तो ये क्या हो गया, सही हो गया। अगला है कि मोरेन समुदाय शैववाद के मोमोरिया संप्रदाय से संबंधित है। एक बार इसको हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, अभी हम ये डाउट में है कि ये सही है या नहीं है। उससे पहले क्या करें, हम तीसरा ऑप्शन पढ़ें। तीसरा ऑप्शन क्या है कि 17वीं शताब्दी में अनिरुद्ध देव ने उन्हें मतलब मोरेन समुदाय को वैष्णववाद में बदल दिया। क्या कर दिया, वैष्णववाद में बदल दिया, जिससे उनकी संस्कृति और सामाजिक उत्थान हुआ। उनका सांस्कृतिक और सामाजिक उत्थान हुआ। कब हुआ, जब वो वैष्णव संप्रदाय उन्होंने अपना लिया। तो एक चीज़ आप देख रहे हैं, आपको इस थर्ड ऑप्शन से ही क्या आंसर का पता चल गया कि ये जो सेकंड ऑप्शन है ये क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि ये शैववाद के नहीं बल्कि किसके हैं, वैष्णववाद संप्रदाय को ये लोग मानते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया, 1 और 3, यानी कि इसके अंदर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होती है, अप्रोच होती है। इसी तरह से आपको जो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल हैं वो इसी तरह से आपको हल करने के प्रयास करने चाहिए। अगला सवाल है एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। इसके बारे में हमने कल भी बात की थी, मैंने आपको एक इमेज भी दिखाई थी, है ना, एक कर्नल साहब की जो मद्रास रेजिमेंट के कर्नल साहब थे उनकी इमेज भी दिखाई थी। वो सेम एक्सरसाइज है। कौन सी एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास। इसके बारे में निम्न कथनों पर क्या करो, विचार करो। यह भारत और अमेरिका के बीच चल रही सबसे बड़ी संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग पहल है। तो ये क्या बात है, सही बात है। ठीक है, उसके बाद में यह अभ्यास 2004 से चल रहा है, ये भी सही बात है। यूएस आर्मी पैसिफिक पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था। इसे भारत और अमेरिका में बारी बारी से आयोजित किया जाता है, सही बात है। और इस बार कहाँ पे इसको आयोजित किया गया, अमेरिका में आयोजित किया गया। और भारत से कौन सी रेजिमेंट गई थी, मद्रास रेजिमेंट ने आर्मी की इसमें भाग लिया था। तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य उष्ण कटिबंधीय जल में नौ सैनिक संचालन है ताकि समुद्री इंटरऑपरेबिलिटी को मजबूत किया जा सके। तो पहली बात तो क्या है कि इसमें भाग किसने लिया है, आर्मी ने लिया है। और ये बात किसकी कर रहे हैं, नौ सैनिक संचालन की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ इस एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास इज ए लॉन्ग रनिंग। लॉन्ग रनिंग क्यों है, क्योंकि कब से चल रहा है, 2004 से। एनुअल यानी कि वार्षिक रूप से होता है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, यानी कि दो देशों के बीच में होती है। किस किस के बीच में, इंडिया और यूएस के बीच में। हेल्ड अल्टरनेटिवली ईच कंट्री, एक बार भारत में होती है, एक बार कहाँ पर होती है, अमेरिका में होती है। इसका पर्पज क्या है, देखो अब जो हमने वहाँ ऑप्शन क्या किया, जो तीसरा ऑप्शन है उसका एक्चुअल में क्या होता है, इनहेंसिंग बाइलेटरल रेडीनेस। जो द्विपक्षीय जो है तैयारी, हमारी जो आर्मी की तैयारी कैसी है उसकी जांच की जाती है। इंटरऑपरेटिबिलिटी, इंटरऑपरेटिबिलिटी मतलब क्या है कि कभी ऐसी परिस्थितियां बने कि भारतीय सेना को वहाँ पे अमेरिका में जा कर के लड़ना पड़े या अमेरिका की सेना को भारत में आकर के लड़ना पड़े। तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरऑपरेटेबिलिटी। एंड
कोऑपरेशन फॉर ए वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशन इंक्लूडिंग कन्वेंशनल वारफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, डिजास्टर हो गया। तो इन सब चीज़ों के अंदर क्या होती है, ये लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इसके तहत एक्चुअल में क्या होता है कि अलग अलग टाइप की क्या दी जाती है, उनको एक्सरसाइज दी जाती है और वो क्या करते हैं, उनको परफॉर्म करते हैं। आशा करता हूँ समझ में आया होगा एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। तो दोस्तों ये इसके साथ ही क्या होता है, हमारा आज का जो करंट अफेयर्स होता है वो समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। इसी तरह से हम लोग डेली आपके लिए क्या लेकर के आएंगे, करंट अफेयर्स लेकर के आएंगे। उसके अलावा हमारा जो गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म है, हम लोगों ने 12th क्लास के लिए ऑलरेडी हमने कोर्स शुरू कर दिया है फिजिक्स का और बायोलॉजी का। तो उनकी डेमो वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को आप अच्छी से अच्छी तैयारी करवाएं, वो भी घर बैठे, तो आप हमारे ऐप को भी जा कर के चेक कर सकते हैं, जहाँ पर एक कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है किस किस का, फिजिक्स का और बायोलॉजी का। और अभी हम लोग नेक्स्ट वीक से किसका शुरू कर देंगे, हम केमिस्ट्री का और मैथ का भी शुरू कर देंगे। फिजिक्स और बायोलॉजी की हमने ऑलरेडी क्या कर दिया है, अपलोड कर दिया है। और बहुत ही नॉमिनल फीस हमने इसकी रखी है। एक बार आप हमारी क्लास की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी चेक कीजिएगा, फिर आपको लगता है कि आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए जा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आपने इतने धैर्य के साथ ये क्लास देखी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं पसंद आई हो तो आप डिसलाइक करके हमें बताइएगा कि और क्या सुधार हम लोग कर सकते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद।